Good morning students. Today we will discuss about some basic concepts of chemistry. आज हम लेसन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है Some Basic Concepts of Chemistry. Some basic concepts of chemistry. At first सबसे पहले हम लेंगे definition of chemistry. केमिस्ट्री क्या है? The branch of science that studies the preparation, structure, properties and reaction of material substance is called chemistry. केमिस्ट्री विज्ञान की वह ब्रांच है, साइंस की वह ब्रांच है जिसमें पदार्थों की संरचना यानी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस एंड विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस के बारे में अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाती है। हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इन एंशिएंट इंडिया, पुरातन काल में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रस विद्या, रसक्रिया, पुरातन काल में यानी इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री इज कॉल्ड रसायन शास्त्र, रस विद्या, रसक्रिया, विभिन्न नामों से ये जानी जाती थी। हम बात करें सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा की जो रेगुलरली खुदाई हुई है, उनसे ये पता चला है कि इंडिया में केमिस्ट्री की जो स्टोरी है बहुत पुरानी है। यह हम बात करें सबसे पहले सुश्रुत संहिता, इसमें विभिन्न साइंटिस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड्स बनाना जानते थे। उन वैज्ञानिकों के बारे में वर्णन किया गया है सुश्रुत संहिता में। चरक संहिता में एल्कलीज के इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन किया गया है। रसोपनिषद में गन पाउडर, बारूद बनाने के बारे में व्याख्या की गई है। तमिल टेक्स्ट में सल्फर, चारकोल आदि की सहायता से जो बोल सकते हैं फायरवर्क्स बनाने का वर्णन किया गया है। चारकोल, साल्टपीटर, देखो चारकोल है, सल्फर है, साल्टपीटर है, इनकी सहायता से गन पाउडर और फायरवर्क्स आदि बनाए जाते थे। साल्टपीटर, जिसे हम इंडियन साल्टपीटर भी कहते हैं, इंडियन साल्टपीटर, जिसका फॉर्मूला है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी फायरवर्क्स बनाने में काम आता था। हम बात करें चक्रपाणी, एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की और साबुन के खोज के बारे में भी इन्होंने विस्तृत व्याख्या की है।
यानी कि साबुन की खोज का श्रेय, मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज का श्रेय चक्रपाणि को जाता है। नागार्जुन साइंटिस्ट, एल्केमिस्ट, एक विख्यात साइंटिस्ट थे, एल्केमिस्ट थे, धातु विज्ञानी यानी मेटल से संबंधित समस्त विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। हम बात करें ऋग्वेद की, ऋग्वेद में लेदर टैनिंग, कॉटन की डाइंग आदि के बारे में जानकारी प्रदान की है। अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के डाइज के बारे में वर्णन किया गया है। आगे हम बात करें, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी आचार्य कणाद द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिनका वास्तविक नाम था कश्यप। एटॉमिक थ्योरी को सबसे पहले आचार्य कणाद ने एक्सप्लेन किया था, जिनका वास्तविक नाम था कश्यप। बाद में हम जानते हैं कि जो एटॉमिक थ्योरी है वो किसके नाम जाती है, डाल्टन के। सुश्रुत संहिता जो कि आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ है, इस सुश्रुत संहिता में जो पार्टिकल्स हैं इनकी साइज को रिडक्शन करने की जो प्रोसेस है वो समझाई गई है, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। सुश्रुत संहिता में पार्टिकल्स की साइज को रिडक्शन करने के बारे में जानकारी दी गई है, उनको छोटा करने की जानकारी दी गई है, जिसे कहा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये जो इंडिया में यदि हम बात करें तो रसायन के जो विकास की कहानी है, स्टोरी है, काफी पुरानी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आज विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है वो केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। वह विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं केमिस्ट्री की स्टडी करने के बाद ही, उनके अध्ययन के बाद ही संभव हुआ है उनका निर्माण। विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स हैं, फाइबर्स हैं, इनका निर्माण किया जाता है, इनको प्रिपेयर किया जाता है, वो सब केमिस्ट्री के अध्ययन से ही संभव हुआ है। आज मेडिसिन के क्षेत्र में हम बात करें, कैंसर जैसी डिजीज के इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल जैसी मेडिसिन्स डेवलप की गई है। कैंसर रोग के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किसको लिया गया, टैक्सोल एंड सिस्प्लाटिन, और इनकी जो प्रिपरेशन है केमिस्ट्री के अध्ययन के बाद ही संभव हुई है। ठीक उसी प्रकार एड्स रोग के लिए प्रेजेंट में एजिडोथाइमिडिन काम में ली जाती है एड्स के लिए, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एजेडिटी। आगे हम बात करें एग्रीकल्चर के फील्ड की बात करें तो विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन सबका जो निर्माण हुआ है ये सब केमिस्ट्री के अध्ययन के बाद ही संभव हुआ है। आज हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग में ओजोन लेयर डिप्लेशन, जिसको मुख्य रूप से हम कह सकते हैं ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण हो रहा है। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है फ्रेयॉन्स, वो कहलाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो रेगुलरली ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है, तो इसके लिए उत्तरदायी है कौन, विभिन्न प्रकार के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आज इनके अल्टरनेटिव्स खोजे गए हैं,
जो इनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो अल्टरनेटिव्स केमिस्ट्री के अध्ययन के बाद ही संभव हुए हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, जिसे जो अपना अर्थ का टेम्परेचर है वो रेगुलरली इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैसेज हैं वो कहलाती है ग्रीन हाउस गैसेज। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनका वर्तमान में प्रबंधन किया जा रहा है। ये संभव हुआ है केमिस्ट्री के अध्ययन से। अब हम बात करेंगे, तो ये तो था डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का विकास एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का महत्व। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, ये मैटर क्या है? द्रव्य, हिंदी में बोले तो पदार्थ। तो ये मैटर क्या है? एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु, एनीथिंग जो मास रखती है और स्पेस रखती है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। आज आप किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो टोटल क्या है? मैटर है। हम बात करेंगे अब स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, किसी भी मैटर को 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किया गया है। किसी भी मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट्स होती है? 3 फिजिकल स्टेट्स हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम यहां देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है, इनकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो किसी भी मैटर को की 3 प्रमुख फिजिकल स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड किसे कहेंगे? वे सभी मैटर जो एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। बात करें हम लिक्विड की, वे सभी मैटर जो डेफिनेट वॉल्यूम तो रखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, लिक्विड कहलाते हैं। और जो गैसेज हैं, इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो जिनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है उसे तो हम कहते हैं सॉलिड। जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता, वो लिक्विड कहलाते हैं। और गैस ना तो डेफिनेट शेप रखते हैं और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं। देखिए, किसी भी मैटर को एक फिजिकल स्टेट से अनदर फिजिकल स्टेट में चेंज किया जा सकता है, इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करना होता है। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को अप्लाई करके एक फिजिकल स्टेट को, किसी भी मैटर की एक फिजिकल स्टेट को दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
वाटर, फिजिकल स्टेट है लिक्विड। यदि इस वाटर को हम हीट दें, गर्म करें, तो गैस अवस्था में चला जाएगा, वाटर वेपर तैयार हो जाएगी। और यदि इसे कोल्ड कर दें, ठंडा कर दें, तो ठंडा होते ही ये आइस, बर्फ में चला जाएगा, जो कि सॉलिड स्टेट में है, और ये गैस स्टेट में है। अब यदि मान लीजिए आइस को वापस गर्म कर दें, तो वापस वाटर में आ जाएगा। और यदि मान लीजिए हम गैस को वापस ठंडा कर दें, तो गैस वापस किस में आ जाएगी, वाटर में। तो ये है वाटर गैस, यानी वाटर गैस क्या हम बोल सकते हैं, वाटर वेपर, जल वाष्प। ये वाटर और ये आइस। या सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो किसी भी पदार्थ, जो ठोस पदार्थ है, यदि आप उसे गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, ठंडा करेंगे तो वापस ठोस में चला जाएगा। तो पदार्थ को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमको अप्लाई करनी होती है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस। अब हम लास्ट वन बात करते हैं यहां क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कि मैटर को किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए, मैटर, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिक्सचर्स एंड प्योर सबस्टांस। मैटर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो मिक्सचर और एक प्योर सबस्टांस। मिक्सचर पुनः हमने इसे टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। प्योर सबस्टांस को वापस टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपीज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जो मास रखती है और स्पेस रखती है, मैटर कहलाता है। मैटर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक मिक्सचर और एक प्योर सबस्टांस। जो प्योर सबस्टांस है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल नेचर जो होती है उनकी कैसी होती है, सेम होती है। जितने भी प्योर सबस्टांस है उनकी जो केमिकल नेचर होती है वो एक दूसरे के सभी पार्टिकल्स की कैसी होती है, सेम होती है। लेकिन मिक्सचर में टू और मोर प्योर सबस्टांस हो सकते हैं, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, मिक्सचर का निर्माण करते हैं। तो टू और मोर प्योर सबस्टांस मिलकर के क्या बना सकते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। जबकि जो प्योर सबस्टांस होता है, इनका केमिकल कंपोजिशन होता है, एक निश्चित होता है, और इसमें जो प्रत्येक पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकली रूप से उनकी जो नेचर होती है वो सेम होती है। मिक्सचर को पुनः टू पार्ट्स में डिवाइड किया, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो टू और मोर प्योर सबस्टांस मिलाए जाते हैं वो एक दूसरे में
पूर्ण रूप से मिक्सचर हो जाते हैं तथा दोनों जो कंपोनेंट हैं वो आपको डिफरेंट दिखाई नहीं देते। जैसे हम बात करें NaCl प्लस H2O का मिक्सचर, नमक का जलीय विलयन H2O में यदि NaCl को मिला दिया जाए तो हमें एक होमोजीनस मिक्सचर प्राप्त होता है जिसमें सिर्फ वाटर दिखाई देता है लेकिन NaCl पूर्ण रूप से उसमें मिक्स हो जाता है, दिखाई नहीं देता। हम बात करें हेटेरोजीनस मिक्सचर की, हम वाटर में ऑयल मिला देते हैं तो 2 डिफरेंट लेयर बन जाती है और दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे हेटेरोजीनस मिक्सचर। प्योर सबस्टांस जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर से पूर्णतः डिफरेंट होती है, अलग होती है, और इनमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकली जो रूप से उनकी जो नेचर होती है वो सेम होती है। इनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपोनेंट। एलिमेंट क्या है? किसी भी एलिमेंट में सेम प्रकार के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एटम मिलकर के, लेकिन वो एटम कैसे हों? सेम टाइप्स के हों, तो वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एलिमेंट का निर्माण करते हैं। ऐसे हम बात करें हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम उपस्थित होंगे। सोडियम एलिमेंट की बात करें तो सोडियम में बहुत सारे सोडियम के परमाणु यानी सोडियम के बहुत सारे एटम उपस्थित होंगे और वो मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? एलिमेंट का निर्माण करेंगे। बात आती है कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है कि 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके जो एटम्स है वो एक निश्चित रेशो में मिलकर के कंपाउंड का निर्माण करते हैं। 2 और मोर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर के एक निश्चित रेशो में मिलकर के कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करें ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है? ये कंपाउंड है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, वाटर का होता है H2O। तो हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन के एटम का जो नंबर है, संख्या है, वो 6, हाइड्रोजन की 12 एंड ऑक्सीजन की 6 है। इसी प्रकार वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो 2:1 है। तो ये कहलाते हैं कंपाउंड। जो कंपाउंड होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके एलिमेंट से पूर्णतः डिफरेंट होती है। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से पूर्णतः डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन के फलस्वरूप वाटर बनता है, जल बनता है। इसको बैलेंस करें तो 2H2 + O2 = 2H2O। ये जल है, आग बुझाने का कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन स्वयं जलती है और पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड, फटकी ध्वनि के साथ में ये जलती है। और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, स्वयं ज्वलनशील है। ये ज्वलनशील है, ये जलाने में सहायक है। और इनकी रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाला जो जल है वो आग को बुझा देता है। थैंक यू।